हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सब ने खोज का एग्ज़ाम दे दिया है। अब आप लोग ने एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा दिया है, ये मैं भी मानती हूँ। बट ऑब्वियसली सोल्यूशन जानने का तो सबको शौक होता है, सबको जानना ज़रूरी लगता है कि क्या किया है, हमने करेक्ट किया है या नहीं किया है। सो बच्चों, हम लोग क्लास पे मेंटल एबिलिटी का फटाफट सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। शुरू करें बच्चों? क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों? फटाफट हम शुरू करते हैं। मेंटल एबिलिटी है तो थोड़ा फास्ट करेंगे। अ बर्ड फ्लाइज 10 मीटर ईस्ट। ईस्ट में वो कितना जा रही है? 10 मीटर। कहाँ से? ये इनिशियल पोजीशन को मैं ए से डिनोट कर दूं, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन में। फिर उन्होंने क्या बोला है बेटा? वो 5 मीटर्स साउथ में। साउथ कहाँ होता है? नीचे। तो 5 मीटर साउथ में जा रही है। नेक्स्ट, देन 10 मीटर्स वेस्ट। वेस्ट कहाँ पे होता है? ईस्ट के अपोजिट, मतलब यहाँ पे। कितना चल रही है वो वेस्ट में? 10 मीटर। तो ये उसकी फाइनल पोजीशन हो गई बच्चों। हाउ फार इट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है? तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से बच्चों कितना दूर है? 5 मीटर। तो आंसर कितना हुआ बच्चों? 5 मीटर। आए समझ में? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन 100 meters long takes 10 seconds to cross a pole। ट्रेन की बात कर रहे हैं बच्चों। ट्रेन, उसे कितना डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों उन्होंने? 100 मीटर। कितना टाइम बोला है? 10 सेकेंड्स। सो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो स्पीड कितनी हुई? 10 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया। क्वेश्चन खत्म हो गया इतने पे? नहीं, क्या बोला है आगे? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 200 मीटर्स लॉन्ग। बच्चों ध्यान से सुनो, ये आपकी कुछ ट्रेन थी, ठीक है? ये अब उसको एक ब्रिज क्रॉस करना है जो इतना है, ठीक है? तो जब वो क्रॉस करेगी तो पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ होगी। ये हमारा क्रॉस ब्रिज कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। सो बच्चों, ट्रेन की लेंथ कितनी है? कितनी दी थी बच्चों? 100 थी। ब्रिज कितना बड़ा है? 200। तो जब ये ट्रेन ब्रिज पूरा क्रॉस करेगा तो ये इतना तो डिस्टेंस कवर करके ये पॉइंट उसे क्रॉस करके यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना क्रॉस कर रहा है बच्चों? 300। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, दैट इज 300 मीटर। स्पीड तो आपको ट्रेन की पता है कितना है? क्या लिखा है बच्चों हमने? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है? हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने, मतलब टाइम पूछा है। सो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहीं से हम टाइम का ही फॉर्मूला निकाल लेंगे। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है बच्चों? 300। स्पीड कितनी है? 10। सो कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया बच्चों? टाइम, दैट इज 30 क्या? यस, सेकेंड्स। सो कौन सा ऑप्शन आया? डी। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बच्चों। क्या पढ़ो? What comes next in the sequence? क्या दिया है सीक्वेंस? 2 4 6 8 क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों याद करो, ये सीक्वेंस बहुत जाना पहचाना लग रहा है। सॉल्व करने के जैसे दिमाग में देखो, 2 का टेबल, 2 2 4 4 2 3 6 2 4 8। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2 5 10। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? दैट इज बी। इजी है ना मेंटल एबिलिटी? आपको देख के समझ में आई कई सारी पैटर्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सीक्वेंस के बेस में, व्हाट कम्स नेक्स्ट? क्या पैटर्न दिए बच्चों? 5 10 20 40 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या सोच सकते हैं हम? पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 10, 5 2 10, दूसरा नंबर 20। तो मैं इसको ऐसे सोचूं बच्चों, देखो 5 2 10, 10 2 क्या होता है बच्चों? 20। यस, हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 20 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 40। तो 40 2 कितना होगा? 80। आई बात समझ में? उन्होंने क्या किया है, हर किसी से 2 2 मल्टीप्लाई किया। 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, 40 2 80। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? यस, डी ऑप्शन। आई बात समझ में बच्चों? आगे बढ़े। क्या लिखा है अगेन? व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न। अभी हमने नंबर्स पे देखा, अब हम देखते हैं लेटर्स पे।
लेटर्स को पहले लिख देते हैं बच्चों, ACEG। अब बच्चों इसको करने का तरीका ना एग्जाम में या तो आपको अल्फाबेट दिमाग में से याद हो या तो आप सिंपली ना बाजू में लिख लीजिए। हमें तो याद है क्योंकि हमने तो इतने सालों से पढ़े, बहुत इजीली हो जाता है। सो बच्चों देखो, ध्यान से देखो कितना इजी है। ए, फिर सी, मतलब कुछ छूट गया, क्या छूटा है? बी, ABC। यहाँ पे कुछ छूटा है CDE, तो ये क्या होगा? EFG। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? H, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? I। सो आंसर क्या आया इस पैटर्न का बच्चों? I, दैट इज B। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग सीरीज। अब हमें पहचानना है जो हमारी सीरीज दी गई है उसमें कौन सा नंबर बिलोंग नहीं करता। तो इसके लिए बच्चों हमने मैथ्स में कई सारी सीरीज पढ़ी होती है, इवन और की पैटर्न, ऑड की, प्राइम नंबर्स, इस तरीके से चीजें पढ़ी है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये कौन से नंबर्स हैं? 2, 3, 5, 7, 11। क्या ये ऑड है? नहीं, ये सारे कौन से नंबर्स हैं आपके बच्चों? प्राइम नंबर्स। क्या 14 प्राइम नंबर है? नहीं, 14 प्राइम नंबर नहीं है, तो दिस इज योर ऑड वन आउट। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ये क्या पूछा है? जो नंबर इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, ऑप्शन इज डी। इजी है ना बच्चों? नेक्स्ट, ओके, अब थोड़ा सा हम लोग फिगर्स पे आते हैं। क्या दिया है आपको? ध्यान से देखिएगा बच्चों क्वेश्चन में। Find out amongst the four alternatives as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line. Dotted line मतलब बेटा ऐसा बोल रहे हैं। अब वो पेज को कैसे पलटाना है आपको? जैसे ये आपका फुल पेज था, इस तरीके से डॉटेड लाइन, तो इसको आपको ये साइड पलटाना है। तो जब आप पलटाओगे तो ये पूरा फिगर कैसे दिखेगा? तो आपको 4 ऑप्शन है आइडेंटिफाई करने के लिए। सो बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे। अब जब मैं इस पेज को पलटाऊंगी, यहाँ से ऐसा फोल्ड करूंगी, तो कैसे दिखेगा? ये जो लाइन है वो कुछ ऐसे जाएगी और ये वाला यहाँ पे। सो ये कैसा बनेगा? यहाँ पे देखो ऐसा, फिर ये, फिर यहाँ से ये ऐसा कवर होगा और यहाँ से ऐसा कुछ होगा। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? यस, कौन सा वाला? डी। सो फोर्थ वाला, और फोर्थ वाला कौन सा है? डी। तो योर आंसर वुड बी 4। आपको सिंपली उसे इमेजिन करना है कि फोल्ड करने पे दिखेगा कैसे। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ओके, अगेन डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आ गया। so, देखिए बच्चों कैसे करेंगे। रोहन मूव्स 5 किलोमीटर ईस्ट। पहले आप क्या करिए, हमेशा इनिशियल पोजीशन लीजिए। इनिशियल से वो ईस्ट में कितना गया बच्चों? दैट इज 5 किलोमीटर। ठीक है, देन टर्न्स लेफ्ट। अब बच्चों इमेजिन करो मैं ये पोजीशन देख रही हूँ, तो लेफ्ट कहाँ होगा बेटा? मेरा ये राइट है, तो लेफ्ट जाएगा ऊपर। तो लेफ्ट में कितना चलना है बच्चों? यस, 4 किलोमीटर लिखा है ना, एंड मूव्स 4 किलोमीटर। यहाँ पे पहुँच गए हम। एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट अगेन। अब मेरा पोजीशन ये होगा बच्चों, मैं लिख ये रही तो मेरा राइट है, तो लेफ्ट कौन सा डायरेक्शन होगा? ये। और कितना चलना है? 5 किलोमीटर अगेन। सो यहाँ पे 5 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, हम फाइनल पोजीशन पर आ गए ना, तो इसको हम लिख देते हैं यार फाइनल पोजीशन। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो कौन सा डायरेक्शन, इस तरीके से खड़ा था, कौन सा डायरेक्शन? सो बच्चों ये आपका ईस्ट था। ऊपर जाते हैं तो ये कौन सा होता है बच्चों? नॉर्थ। तो ये पीछे ईस्ट के अपोजिट कौन सा डायरेक्शन होता है? यस बच्चों, वेस्ट। सो आपका आंसर क्या आएगा? बी। आई बात समझ में? आगे बढ़े। Yes. Next question. Find out amongst the 4 alternative as how the pattern would appear when the transparent sheet is folded on the dotted line. अब तुम्हारी जो ट्रांसपेरेंट शीट है, अब वो ऐसे में थी ना बच्चों, तो अब वो इधर होगी, मतलब इस तरीके से फोल्ड करनी है। तो आपको फिगर ये दी गई है। अब ये जब करेगी बेटा ऊपर ये लैप, तो ये इस पे ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन तो ये कॉमन रहेगा, और ये वाला जो ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से इसको ऐसा कवर कर देगा, तो फिगर ऐसा कुछ दिखने वाला है। तो ऑप्शंस में 1, 2, 3 कौन सा मैच कर रहा है? 4। अब ऑप्शंस में चेक करो कौन सा ऑप्शन है। यस, डी। बेटा ये सारी चीजें तो आप ना देख के यूं फटाफट बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न। अब हमें क्या दिए? अगेन लेटर्स। तो पहले हम लिख लेते हैं KN Q T एंड देन क्वेश्चन मार्क। अल्फाबेट्स दिमाग में है ना बच्चों?
सो सोचो के और एन के बीच में हाँ लेटर्स आते हैं तो गिनते जाए, के एल एम एन, पहुंच गए एन तक, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, क्या मुझे तीसरा नहीं, तीसरा लेटर तो हमारा आंसर, तो यू वी क्या होगा बच्चों ये, यस डब्लू। तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ हमारा, दैट इज ऑप्शन ए। आई बात समझ में, आगे बढ़े। अरेंज द लेटर, सॉरी अरेंज द वर्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। आपको ये जो वर्ड्स दिए गए इनको एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। क्या वर्ड्स दिए गए, लीफ, ट्री, ब्रांच, सीड और फ्रूट। अब बच्चों सोचो, सारे इसमें हम ऑप्शंस में जाएंगे, सारे में शुरू सीड से किया गया, मतलब आपका सीक्वेंस आपको किससे शुरू करना है, सीड से। अब सोचो बच्चों, जब हमने जमीन में सीड डाला तो उससे ही आपका प्लांट ग्रो होता है, तो प्लांट तो दिया, तो उससे क्या बना है, ट्री। ट्री, ट्री पे पहले क्या आएगी, लीव्स आएगी, नहीं, पहले उस पर ब्रांचेस ग्रो होंगी, ब्रांचेस ग्रो होंगी, फिर ब्रांचेस के ऊपर छोटे 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 लीव्स आएंगे, यस, और लीव्स के बाद उसमें क्या आएगा हमारा फ्रूट। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, जिसमें ये सीड है, ट्री है। ओके चलो फर्स्ट मैच हुआ, बाकी का चेक कर दे, ब्रांचेस है, लीफ है और फ्रूट, आंसर ऑप्शन ए। आई बात समझ में बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन मतलब बेटा आपको जो सीक्वेंस में दिया है उसमें कुछ अलग होगा। क्या क्या लिखा है आपको, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर। अब देखो बेटा इसको ज़रा समझने की जरूरत है। आपको पता है ट्राइंगल कैसा दिखता है, रेक्टेंगल कैसा दिखता है, स्क्वायर, सारे के सारे फिगर्स किससे बनते हैं, लाइन सेगमेंट। ट्राइंगल इस तरीके से होगा, रेक्टेंगल ऐसा होगा, स्क्वायर ये सारे लाइन सेगमेंट फिगर है। लेकिन सर्कल कैसा दिखेगा बच्चों, इस तरीके से। तो क्या ये लाइन सेगमेंट फिगर है, तो हमारा ऑड वन आउट कौन सा हुआ, यस सी ऑप्शन, दैट इज सर्कल। आई बात समझ में, ओके। नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अब हमने नंबर्स देखा, हमने लेटर्स देखा, अब हमें तो नाम ही दे दिए, क्या दिया है, कैट, डॉग, लायन, एलिफेंट। मतलब कैट से बड़ा डॉग है, डॉग से बड़ा लायन है, लायन से बड़ा एलिफेंट है। तो एलिफेंट से बड़ा कौन सा होगा, ऑप्शंस देखो, ब्लू व्हेल, जिराफ, बियर और लायन। और आपको पता है ब्लू व्हेल सबसे बड़ी होती है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ये तो हमारा जीके का क्वेश्चन हो गया ना। नेक्स्ट, कंप्लीट द सीरीज। अब बच्चों देखो कैसा नंबर दिया है, 1, 4, 9, 16, 25 और फिर आपको नेक्स्ट फाइंड करना है। अब बच्चा आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी समझ सकते हो। बच्चों आपने स्क्वायर्स तो सुना होगा, पढ़े थे ना हम थोड़ा मेंटल एबिलिटी में। तो ये 1 किसका स्क्वायर हुआ, 1, 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, 2 का, ये हुआ 3 का। तो पैटर्न समझ में आ रही है बच्चों, हर किसी का स्क्वायर था। तो ये होगा 4 का स्क्वायर, ये होगा 5 का। तो नेक्स्ट नंबर देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो नेक्स्ट होगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 दैट इज 36। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ये तो बच्चा हम लोगों ने फटाफट पैटर्न पहचान ली, लेकिन अगर हमें सॉल्व करने को दिया होता कि इसमें कोई और चीज हो सकती है तो माइनस करके देख लेते। 4 - 1 3, 9 - 4 कितना होता है बच्चों, 5, 16 - 9 कितना होता है बच्चों, 7, 25 - 16 कितना होता है बच्चों, 9। तो बेटा 3, 5, 7, 9 कौन से नंबर है आपके, ऑड नंबर से। तो नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होता है बच्चा, 11। तो 25 में 11 ऐड करो कितना आएगा, 36। मतलब दोनों तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगर आपने पैटर्न लिख के सॉल्व किया तो भी सही है। आगे बढ़े, व्हाट हैज की बट कांट ओपन लॉकर्स। बेटा ये तो थोड़ा क्विज क्वेश्चन पूछा है, किसके पास कीज है लेकिन वो उससे लॉकर खोल नहीं सकता। तो ऑप्शंस देखो क्या दिया है, मैप, उसमें तो कीज की बात आती ही नहीं। बुक में कौन सी कीज होती है, पियानो, यस आप में से कई लोग उसमें से म्यूजिक बजाते हो तो आपको पता है पियानो में कीज होती है, लेकिन क्या उन कीज से आप कोई भी लॉक खोल सकते हो, नहीं। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सो बच्चों फाइनली हमने मेंटल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं।
तो आई होप सो आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन हर किसी को जानना होता है कि हमने कितने सोल्यूशंस करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए हैं। मेरे हिसाब से तो आपने सब कुछ सही ही किया होगा, लेकिन एक बार तब भी हम सोल्यूशंस चेक कर लेते हैं। सो आगे बढ़े बच्चों। यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? अ जग कैन होल्ड 2 लीटर्स ऑफ वाटर। एक जग की कैपेसिटी कितनी है बच्चों? दैट इज 2 लीटर्स। ठीक है, क्या पूछा है? हाउ मेनी सच जग्स आर नीडेड टू फिल अ 10 लीटर कंटेनर। एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, उसमें कितना पानी डालना है हमें? 10 लीटर, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 लीटर। तो कितने जग रिक्वायर होंगे बच्चा? तो एक बात बताओ बेटा, एक जग की कैपेसिटी है 2 लीटर्स, तो हमें पानी कितना डालना है? 10 लीटर्स। तो क्या करेंगे? 10 लीटर को 2 लीटर से डिवाइड कर देंगे, तो कितने जग रिक्वायर होंगे? यस, 5। सो 5 जग्स आर रिक्वायर्ड टू फिल दिस 10 लीटर कंटेनर। आई बात समझे बच्चों? सो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 127 एंड 4। अब बच्चों प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब आपको नंबर क्या दिया है? 127 एंड 4। या तो बच्चों आप सीधा सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सिंपलर मेथड, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने थोड़ी पढ़ी है ना बच्चों, हम उसको अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे? इस नंबर को पार्ट्स में डिवाइड करें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 100 प्लस 20 प्लस 7, क्योंकि जब तीनों को ऐड करेंगे आपका 127 नंबर मिल जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, तो 4 से। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 100 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4। सो ये कितना हो गया बच्चों? 100 इंटू 4 400, 24 ज़ा 80, 7 4 ज़ा 28। तो बच्चों आप देख रहे हो कितना इजी हो जा रहा है मेरे लिए। 420, 480 प्लस 28 तो कितना हो जाएगा बच्चों? 508। ऑप्शन में है यस। कौन सा ऑप्शन? सी। इजी। जितना टाइम आपको मल्टीप्लिकेशन लगा उतना, उससे कम मुझे टाइम लगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करने में। आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ सेगमेंट्स इज कॉल्ड। मतलब वो बोल रहे हैं कोई भी फिगर, सपोज मैंने ये ड्रॉ किया, किससे फॉर्म होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से। तो ऐसे फिगर्स को हम इन जनरल क्या बोलते हैं? यस बच्चों, क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। सो विच ऑप्शन? यस, बी। आई बात समझ में? आगे बढ़े। नेक्स्ट, विच नंबर इज 5 मोर देन -3। मोर देन का मतलब क्या होता है बच्चों? एडिशन। 3 से कितना ज़्यादा, मतलब -3 प्लस 5। सो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाते हैं? डिफरेंस साइन रूल। डिफरेंस साइन रूल में क्या करते हैं? 2 साइन है मतलब माइनस करते हैं, बड़े नंबर की साइन क्या है? प्लस। तो आंसर आपका क्या आएगा? +2 या तो फिर 2। सो विच ऑप्शन बच्चों? यस, बी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 2/3। 2/3 का इक्विवेलेंट पूछा है। सो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या बोलती थी कि बच्चों जो आपका फ्रैक्शन आएगा उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, लेकिन उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो हम सारे ऑप्शंस पे ट्राई करके देख लें बच्चों। हम क्या करें सारे ऑप्शंस पे? यस, उनको रिड्यूस कर दें। क्या 4 और 9 किसी के टेबल में आते हैं? नहीं, मतलब ये तो फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, 6 और 8, यस किसी के, ये 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा। क्या बच्चों ये हमारे क्वेश्चन से मैच हुआ? नहीं। सो नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करें, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकंड वाला भी नहीं हुआ। अब सी ऑप्शन देखें, ये भी अगेन किसके टेबल में आ रहा है? 2 के भी और 4 के भी। 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, ये मिला। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? सी। एक बार हम डी भी चेक कर लेते बच्चों। 5 के टेबल में आएगा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये भी ऑप्शन। तो फाइनल ऑप्शन का क्या होगा बच्चों? सी। आई बात समझ में? नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ 2.5 एंड 3.75। अब आपका नंबर क्या दिया है? 2.5 और दूसरा क्या दिया है? 3.75। अब बच्चों यहाँ कुछ नहीं तो मैं यहाँ 0 ले सकती हूँ, क्योंकि डेसिमल्स के
बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। सो बच्चों इनको जब ऐड करेंगे, हमेशा याद रखना जब भी आपको अनलाइक डेसिबल्स दिए तो पहले लाइक में कन्वर्ट करके ऐड कर दो। 0 + 5 5, 5 + 7 12, 1 कैरी ओवर, 2 + 3 is 5, then 6। आंसर क्या आएगा? 6.25। ऑप्शन है यस, कौन सा वाला बच्चों? बी। आगे बढ़े, क्या दिया है? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। आपको लेंथ कितना दिया है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? यस, दैट इज साइड इंटू साइड। मतलब जो आपको लेंथ दी गई होती, साइड की लेंथ दी गई है, कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। सो 5 × 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? कौन सा होगा बच्चों? यस। अब बेटा यहाँ सेंटीमीटर आएगा नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। रीजन क्या है? आपको पूछा गया है एरिया। अब कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? इट इज बी। ठीक है, आगे बढ़े। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 3 किलोमीटर्स। सो बच्चों 1 किलोमीटर कितना होता है? दैट इज 1000 मीटर। यही होता है। आपको कितना पूछा है? 3 किलोमीटर। सो 3 किलोमीटर क्या हो बेटा? 3 × 1000 दैट इज 3000 मीटर। सो विच ऑप्शन? यस, सी। ओके, नेक्स्ट। इफ 336 इज डिवाइड बाई 6, तो जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आपका x होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 336 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। 6 × 5 = 33 एंड 6 6 = 36। रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब डिविजन कंप्लीट हो गया। कितना हमारा क्वेश्चन आया? 56। तो आपका आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। The point where two sides of a polygon meet is called। अब पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो कोई भी ले लो, सपोज मैंने एक यहाँ पे इस तरीके से क्लोज फिगर ले लिया, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट बच्चों। अब जब ये दोनों की दोनों साइड मीट हो रही है, तो इस पॉइंट मीट, यही बोला टू साइड मीट, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यस बच्चों, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इनको हम क्या बोलते हैं? साइड्स। तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट। ऑन अ नंबर लाइन विच नंबर लाइज टू द राइट ऑफ -1। सो बच्चों देखो, एक नंबर लाइन में ड्रॉ करती हूँ। 0, हमेशा याद रखना बेटा, 0 के ये वाले साइड को हम बोलते हैं राइट साइड, 0 के इस वाले साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट साइड। अब उन्होंने किसके राइट में पूछा है? -1। -1 कहाँ राइट में आता है? नहीं, कहाँ आता है? लेफ्ट में। तो -1 की राइट में कौन है? -1 के राइट में कौन है? यस, 0। तो आपका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, दैट इज 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the result of 5/7 minus 2/7? सो क्या दिया है? 5/7 minus 2/7। डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे बच्चों। 5 minus 2 कितना आया? 3/7। सो विच ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 7/10 इंटू डेसिमल। कौन सा फ्रैक्शन दिया है? 7/10। अब बच्चों ऐसे फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे लिखते थे? हम क्या करते थे? इस 1 का मतलब हम डेसिमल समझते। कितने जीरोस है? एक जीरो, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर आएगा और यहाँ कुछ नहीं तो क्या लिखते थे? 0। तो आंसर क्या हो गया बच्चों आपका? 0.7। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट। द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना दिया है बच्चों? लेंथ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों? दैट इज, पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों? 28 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना? फाइंड इट्स ब्रेथ। निकालना क्या है हमको? ब्रेथ। अब बच्चा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या? दैट इज 2 × L + B। यही होता है। L और B क्या होते हैं? लेंथ और ब्रेथ। अब पेरीमीटर तो हमें उन्होंने दे दिया है, तो कितना होगा? 28। 2 एज इट इज।
क्या हमारे पास लेंथ और ब्रेथ में से कोई दिया है? यस, क्या दिया है? लेंथ। लेंथ कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ फाइंड करना है। अब बच्चों ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो कहाँ चला जाएगा? डिवीजन। 28 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 8 प्लस ब्रेथ, ठीक है। सो 28 डिवाइड बाई 2 कितना होगा बच्चों? 14 इक्वल्स टू 8 प्लस बी। सो ब्रेथ क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेथ इक्वल्स टू 14 माइनस 8, दैट इज ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर। तो आपका ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना आया? 6 एंड विच ऑप्शन इज बी। आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। रिया स्टडी फॉर 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स। कितनी देर के लिए पढ़ रही है? 2 आवर्स एंड 15 मिनट। हाउ मेनी मिनट डिड शी स्टडी इन टोटल? कितने मिनट्स में पढ़ाई की? अब बच्चों बताओ, देखो ध्यान से। 1 आवर कितने मिनट्स होता है? 60 मिनट्स, ठीक है। क्या बोला है? 2 आवर्स। तो 2 आवर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 60 दैट इज 120 मिनट्स, वही होगा। प्लस कितने मिनट्स और है? 15, तो 120 प्लस 15 कितने टोटल मिनट्स हो गए? 135। सो हाउ मेनी मिनट्स डिड शी स्टडी? दैट इज 135। विच ऑप्शन इज बी, ठीक है। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन 144 ऑरेंजेस। बेटा ये बॉक्स है, उसके अंदर कितने ऑरेंजेस हैं? 144। दे आर प्लेस इनटू द बैग्स ऑफ 12। मतलब एक बैग में कितने आ रहे हैं? 12। हाउ मेनी बैग्स आर नीडेड? कितने बैग्स? तो आप सिंपली क्या करोगे? 144 को 12 से डिवाइड कर लेंगे। तो करें बच्चों यहाँ पे डिवाइड फटाफट। सो 12 से डिवाइड करेंगे तो 144, 12 1 जा 2 बचा, 12 2। सो कितना आएगा? 24। सो कितना हो गया बच्चों आपका? कितनी बैग्स रिक्वायर है? यस 12 बैग्स। विच ऑप्शन? यस सी, ठीक है। नेक्स्ट, अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये बच्चों मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, 2 पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल पासिस थ्रू इट्स सेंटर। ये है सेंटर ए, उससे आपकी एक लाइन सेगमेंट पास हो रही है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सेंटर से जो लाइन पास होती है सर्कल के 2 पॉइंट, उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं? यस दैट इज डायामीटर। सो विच ऑप्शन है बच्चों? यस सी। नेक्स्ट, द टेम्परेचर वॉज 5 डिग्री। अभी टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री, ठीक है। इट देन फेल बाय 7 डिग्रीज। कितना टेम्परेचर गिर गया? दैट इज 7 डिग्री। तो उसको मैं किससे डिनोट करूँगी? माइनस से, -7 डिग्री। व्हाट इज द टेम्परेचर नाउ? तो टेम्परेचर कितना हो बेटा? तो ये देखो इंटीजर का क्वेश्चन आ गया, 5 - 7 मतलब यहाँ पर कौन सा रूल होगा? डिफरेंस साइन रूल। क्या करेंगे? 7 - 5, बड़े नंबर की साइन क्या है? माइनस। तो आंसर क्या आएगा? -2 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा टेम्परेचर कितने से गिर गया? -2 डिग्री सेल्सियस। सो विच ऑप्शन? सी। नेक्स्ट, what fraction is the smallest? अब आपको ये बेटा पूरा दिया, इसमें से आपको बताना कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट। एक बार लिख लेते क्या है? 3/4, 2/3, 5/6 एंड 1/2। अब क्या कर सकते हैं बच्चों? सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो सीधा सीधा उनको हम क्या ले सकते हैं? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकाल लेते। क्या दिया है? 4 3 6 2। So 2 2s are 3 as it is, 3s are 2 1s are 2 2s are 3 as it is, 3 1s are। तो एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो एलसीएम कितना आया? 12। सबके डिनोमिनेटर को लाइक बना देंगे, सेम कर देंगे। सो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? ध्यान से देखिए, 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3s are, तो इसको भी 3s are। 3 के टेबल में 4s are, 6 के टेबल में 2s are, 2 के टेबल में 6 है, ठीक है। अब इनको लिखे डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा? 9/12, ये हो जाएगा 8/12, ये हो जाएगा 10/12, ये हो जाएगा 6/12। अब क्या बोला है? विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? अब बेटा सारे डिनोमिनेटर सेम है, 9 8 10 6। कौन सा स्मॉलेस्ट है? 6/10। 6/10 किसकी वजह से आया था? 1/2 की वजह से। तो कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट? दैट इज 1/2। तो दैट इज योर डी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, व्हाट इज 5.63 - 2.4? अगेन हमें अनलाइक डेसिमल्स दिए तो लाइक में कर देंगे। 5.63 - 2.40 माइनस करेंगे 3 -
0 इज 3, 6 माइनस 4 इज 2, 5 माइनस 2 इज 3। तो आपका आंसर क्या आया? 3.23। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 15 मीटर लॉन्ग। बेटा आपका एक गार्डन है, ठीक है, कितना मीटर लॉन्ग है? 15 मीटर एंड 10 मीटर वाइड। मतलब आपको लेंथ कितनी दी गई है बच्चों? 15। इसकी विड्थ कितनी दी गई है? 10 मीटर। दिस इज मीटर। व्हाट इट इज पेरीमीटर? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? कितना था? दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। इस बार हमें लेंथ और ब्रेथ दिया है बेटा, विड्थ यानी ही ब्रेथ होती है, बोथ आर सेम। सो लेंथ कितना दिया है? 15, विड्थ कितना दिया है? 10। सो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 2। 15 इंटू 10 कितना होगा? दैट इज 25, 25 टू ज़ा 50। अब कौन सी यूनिट दी है? मीटर। तो आंसर आएगा 50 मीटर। विच ऑप्शन? यस, ए। ठीक है। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 मीटर लॉन्ग। अगेन इस बार हमारा क्या है? प्लॉट है इस तरीके का। कितना मीटर लॉन्ग है? 5 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। फाइंड इट्स एरिया। अब एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या था बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जिस पर कितने दिए गए? लॉन्ग कितना है? 5 मीटर। ब्रेथ कितना है? 10 मीटर। सो कितना हो जाएगा? दैट इज 50। अब यूनिट कौन सी थी? मीटर। यहाँ मीटर लिखूंगी नहीं, क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों? डी। ठीक है। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल हैज। ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है बच्चा। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? यस, साइड्स। इनको क्या बोलते हैं? वर्टाइसिस। एक से ज़्यादा वर्टेक्स होता है उसको हम बोलते हैं वर्टाइसिस। अ ट्राइंगल हैज कितनी साइड्स? 1 2 3, 3 साइड्स। सो ऑप्शन बी और डी में से कुछ हो सकता है। कितने वर्टाइसिस है? 1 2 3, मतलब 3 वर्टाइसिस है। और कितनी साइड्स है? वो भी 3। तो विच ऑप्शन है बच्चों? यस, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर। बेटा नेगेटिव इंटीजर क्या? हम नेचुरल नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन। +15 ये तो पॉजिटिव इंटीजर। 0 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 23 के आगे कौन सा साइन है? नेगेटिव की। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। डी वाला भी चेक कर ले। ये 10 लिखो या +10, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। सो योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है। व्हाट इज ऑफ 1/4 ऑफ 20? क्या बोला है? 1/4 ऑफ 20। अब ये ऑफ क्या होता है? यस बच्चों, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अब 20 के नीचे कुछ नहीं हो तो 1 तो समझ सकती हो बच्चों। अब मैं इसको क्या करूँगी? ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस इज 20/4। डिवाइड करेंगे 4 1 सा 4 5 सा। तो आंसर कितना आया? 5। सो विच ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट, विच डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट 7 and 800th? अब बच्चों हम लोग जब लिखते हैं तो कैसे? 7, जब 7 लिखा है तो कौन से प्लेस पर होगा? यूनिट। 800th आगे मतलब डेसिमल के बाद। अब डेसिमल के बाद पहली पोजीशन को हम बोलते हैं 10th, उसके बाद वाली पोजीशन को बोलते हैं 100th। सो यहाँ 10th के लिए तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। 100 के क्या बोला है? 8। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? 7.08। विच ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों? दैट इज 36 सेंटीमीटर। व्हाट इट्स लेंथ ऑफ वन साइड? तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है बच्चों? यस, दैट इज 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर ऑलरेडी इज गिवन, दैट इज 36। 36 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो साइड कितना हो जाएगा बच्चों? यस, साइड इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाई 4। सो साइड आपका फाइनली कितना आया? दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो विच ऑप्शन बच्चों? यस, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, विच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9? मल्टीपल का मतलब बेटा वो उसके टेबल में आएगा या उससे डिविजिबल होगा। क्या 28 9 के टेबल में आता है? नहीं, तो दिस ऑप्शन इज कैंसल। क्या 45 आता है? यस, 9 5 सा
45, तो एक ये हो सकता है। हम एक बार इनको भी चेक कर, क्या 50 आता है, तो मतलब सी ऑप्शन भी नहीं होगा। क्या 37 आता है, नहीं, तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, डी, दैट इज ऑप्शन बी। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, 37। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ 11/2, सम मतलब एडिशन किन दोनों का, 22/4। अब बच्चों मैं इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकती हूँ, या तो ध्यान से देखो ये दोनों किसी सेम टेबल में आते, कौन सा टेबल है, यस, 2 के 2 2s 2 11 सा, सो ये क्या हो गया 11/2 प्लस 11/2, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज डिनोमिनेटर कॉमन, और ऊपर हो जाएगा 11 + 11, तो कितना हो जाएगा 22/2, दैट इज आंसर इज 11। अब ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा, मतलब ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, क्या 33 4 से डिवाइड होगा, नहीं, तो मतलब ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 31 भी 2 से डिवाइड तो नहीं हो सकता, लेकिन 33 3 से डिवाइड, 3 1s 3 11 सा, तो ये हमारे आंसर से मैच हो गया, ये भी 11, ये भी, तो ऑप्शन कौन सा हुआ बच्चों, सी। ठीक है, आए समझ में, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज 2.005, इनका एडिशन पूछा है, 3.962, इनको ऐड करते हैं, क्या होगा, 5 + 2 7 6 9 2 + 3 5, तो आपका आंसर क्या आया, 5.967, सो ऑप्शन सी। सो बच्चों हमने सारे खोज के जितने भी क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स के क्लास 5th के, वो सारे डिस्कस कर लिए। आई होप आपके सारे ही आंसर्स करेक्ट हो। सो थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ इंद्रप्रीत। मैं यहाँ पे खोज पेपर में जो आपने दिए थे क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पे आया हूँ, और हम लोग यहाँ पे उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, खोज पेपर जो आप लोगों ने दिया था, जो कि वो बच्चे जो कि डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्यूचर में, और उनको एक अच्छा मौका दिया जाता है खोज के थ्रू। ठीक है, अब जो खोज एग्ज़ाम्स है, इसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप्स। सो स्कॉलरशिप जो है आपके फ्यूचर में जब आप पढ़ाई करेंगे, चाहे वो कोई भी क्लास हो, 7 से लेके 6 से लेकर के 12 तक की, उन सभी क्लासेस में आपका जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक। देखिए होता क्या है कि हम भी जानते हैं कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन होती है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को जो है एक बेसिक फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, राइट। हम लोग यहाँ पे आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, साथ साथ में न्यूमेरिकल पार्ट, उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं, साथ में जो आपकी थिंकिंग है, राइट, उसको डेवलप करने के लिए आपके हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दैट हम आपको जो टेस्ट प्रिपरेशन के थ्रू, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू या कुछ जीपीपीस के थ्रू, तो आपको प्रिपेयर करते हैं फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब हमने जो खोज पेपर बनाया था, आपने जो खोज पेपर दिया था, उसके सॉल्यूशंस की बारी है, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन जो है आपके स्टेटमेंट्स में है, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, एंड देन हम लोग उसके आंसर्स पे चलेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है, द पोल स्टार अपीयर्स टू बी स्टेशनरी व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। अब इसको समझते हैं, ड्रॉ करके समझते हैं कि एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम अर्थ बना लेते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट एक शेप जो आपको समझ में आ सके। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक एक्सिस बना लेते हैं, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बता देते हैं कि भाई यहाँ पे जो अर्थ मूव कर रही है, वो कर रही है मूव इस तरीके से। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो ये कहना चाहता है, द पोल स्टार अपीयर्स टू बी स्टेशनरी व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। अब एक्चुअली पोल स्टार की पोजीशन क्या होती है, पहले हम लोग वो समझते हैं। ठीक है, तो जो पोल स्टार होता है वो इसकी एक्सिस पे जो हम लोग बात करते हैं वहाँ पे होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, स्टेशनरी। अब देखिए अगले स्टेटमेंट कह रहे हैं, द पोल स्टार इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे वो क्या प्रेजेंट होता है, स्टार, तो इसलिए हमें वो कैसा दिखाई देगा, स्टेशनरी। जो हमने डायग्राम के हेल्प से डिस्कशन किया, और जो उन्होंने स्टेटमेंट में कहा, तो स्टेटमेंट 1 और 2 जो है टोटल क्या है, दोनों एक दूसरे के ट्रू एंड सही में उनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन पे आते हैं, पहला लिखा हुआ बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, बिल्कुल सही। ठीक है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। ओके,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। द इमेज इन प्लेन मिरर इज, ओके देखिए आप लोग वार्डरोब मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं, है ना, कहीं पे भी हम जाने लगते हैं तो थोड़ा सा हम अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए देखते हैं, राइट, आप सब भी देखते होंगे, राइट। सो अगर मैं बात करता हूँ तो जब आप अपने आप को देखते हो उस मिरर के अंदर, राइट, जो कि प्लेन सरफेस में, राइट, तो कैसा दिखाई देता है आपको? आपके हेड की जगह हेड, फुट की जगह फुट, मतलब कि कैसा दिखाई दे रहा है? स्ट्रेट सिचुएशन दिखाई दे रही है, इरेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो इसको यहाँ पर उन्होंने क्या बोला हुआ है? अपराइट, ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है। क्या रियल दिखाई देता? नहीं नहीं नहीं, कभी भी प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं था। रियल इमेज होता क्या है? देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट की इमेज आप देखते हैं, राइट, तो उस इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है? विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अब वो रिफ्लेक्टेड रेज अगर एक्चुअली मीट कर जाती हैं, राइट, तो उसे हम क्या कहते हैं वहाँ पे? रियल इमेज, उस इमेज को, राइट। पर अगर वो रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, वो अपीयर करती किसी और से आती हुई, तो वो कैसी होती है आपके पास? वर्चुअल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास नहीं है, गलत है। द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल से जब आप देखते हैं अपने आप को तो आपका साइज कैसा रहता है? सेम, राइट, साइज चेंज नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है। एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है ना। अगर आप बात करते हैं मिरर आपका यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वही आपकी जो इमेज बनी होगी उसके और मिरर के बीच की डिस्टेंस होगी, सिंपल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये भी आपका सही है। तो कौन कौन से आंसर सही हो गए? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए ये तो गलत हो गया, ये देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं। अब बचा कौन सा हमारे पास? सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सिटीज P एंड Q, ओके, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते भैया, P से Q तक हम जा रहे हैं, वो कह रहा है ग्रेटर है, मान लीजिए ये x है, x मीटर, ठीक है, और वो कह रहा है भैया बिटवीन सिटीज R और S के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये y मीटर है, तो ये बोलना चाह रहा है x मीटर जो है वो ग्रेटर देन है y मीटर से, और आपको बताना है द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द सेम इन बोथ केसेस, ओके। मतलब यहाँ पे भी जो मूव कर रहा है वो उसी स्पीड से कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी वो स्पीड सेम है, डन। इसका मतलब हमने ये देखा कि भैया देखिए स्पीड अगर आपकी सेम है तो दैट मीन्स आपका क्या होगा? कहीं ना कहीं जो स्पीड का फॉर्मूला आप सब जानते हैं कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स अगर स्पीड सेम है तो ये जो डिस्टेंस और टाइम है उनके बीच में एक रिलेशन आएगा। और कैसा रिलेशन आएगा समझिए, अगर हमने देखा डिस्टेंस जिसकी ज्यादा है, राइट, डिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी तो क्या होगा? उसमें लगने वाला जो टाइम है वो भी ज्यादा होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात भी है। एक इंसान 10 किलोमीटर जाता है, राइट, और उसी स्पीड से वो 20 किलोमीटर जाता है, तो ऑब्वियस बात है 10 किलोमीटर जल्दी पहुंच जाएगा, 20 किलोमीटर देर से पहुंचेगा। तो समझ में आ गया, मतलब जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसका टाइम क्या होगा? उतना कम होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है? एक्स की, मतलब पी से क्यू की, तो यहाँ पे टाइम भी किस में ज़्यादा होगा? पी से क्यू में। इट मीन्स आपके पास कौन सा आना चाहिए? टाइम टेकन फ्रॉम पी टू क्यू विल बी मोर इन ट्रैवलिंग फ्रॉम आर टू एस। बात समझ में आ गया? गुड आउट, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। 1 मीटर इज इक्वल टू, ओके, यार मैंने रिलेशन नहीं पढ़ा कोई भी कि भाई कोई मुझे ये बता पाए कि जो 1 मीटर है, समझ रहे हैं आप, जो 1 मीटर के अंदर जो रिलेशन होता है ना, 1 मीटर इक्वल टू मिलीमीटर, तो डायरेक्ट ऐसा कोई रिलेशन मैंने नहीं पढ़ा है। तो हम इसको रिलेशन हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है भाई देखिए 1 मीटर जो है आपका वो इक्वल होता है सेंटीमीटर्स के टर्म्स में, हमने पढ़ा है। चलो ये बहुत बढ़िया बात है, वो वेरी गुड फर्स्ट। अब देखिए हमने दूसरा भी पढ़ा है कि भैया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है आपके पास 10 मिलीमीटर, बहुत बढ़िया बात है ये। सेकंड, अब क्या कर सकते हैं हम लोग फर्स्ट और सेकंड से? हमने कहा ओके, अगर मैं ना ये फर्स्ट वाले को देखूं तो 1 मीटर इक्वल टू लिखा हुआ है 100 इंटू, ऐसा लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर, सेम चीज है, बस लिखने के तरीके को हमने थोड़ा चेंज किया, ठीक है। चलिए अब ये लिख दीजिए इक्वेशन 3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया था फ्रॉम इक्वेशन 1, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको पुट इक्वेशन 2 इंटू 3,
हमने क्या कर रहे हैं, इसको 3 में डाल रहे हैं। अब होगा क्या, देखिए समझिए, जो 1 मीटर था हमारे पास वो क्या आ गया बच्चों, 100 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह क्या रखना है हमें, 10 मिलीमीटर। तो ये कितना आंसर हो जाएगा आपका, 1000। इजी था, सच बताइए, कोई भी डाउट? चलिए तो बहुत आसान हो गया हमारा, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको रिपीट करके देखना है तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत आसान था। ठीक है क्वेश्चन, चलिए चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब देखिए पहला क्या था, ये अच्छा क्वेश्चन है तो समझिए, अगर कोई बाइक में ब्रेक्स अप्लाइड होते तो आपको तो पता ही है कि वहां पे कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है, फ्रिक्शन फोर्स। बिल्कुल सही, फ्रिक्शन फोर्स सीखते क्या है, रेजिस्ट डेवलप करता है मोशन में, राइट। चलिए ये तो सही हो गया आपका, इट मीन्स ये तो गलत, अपने को पता क्या करना है, इनकरेक्ट। तो ये तो सही है, राइट। तो ये हमने कहा भैया ये तो आंसर नहीं हो सकता, राइट। कंपास और मैग्नेटिक, कंपास जो होता है एक तरीका क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ठीक है भैया, ये भी आपका सही है। अब एप्पल फॉलिंग, आपको तो पता है न्यूटन अंकल, राइट। तो न्यूटन अंकल ने क्या करा था कि अगर कोई चीज जो एप्पल है, अगर ये ऊपर से गिरेगा नीचे आएगा तो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से आएगा। तो फोर्स कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स। ये तो न्यूटन अंकल कह के और चले गए। चलो बढ़िया है, ये भी हमारे पास है। अब बच्चा हमारे पास लास्ट ऑप्शन, गिटार स्ट्रिंग्स इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक मतलब जो अपना गिटार है, अगर मैं नॉर्मल गिटार जो बजाता हूँ, नॉर्मल गिटार बजाने में क्या होता है मेरे दोस्तों, वहाँ पे हमने स्ट्रिंग को प्ले किया, नॉर्मल गिटार के स्ट्रिंग को प्ले करने के बाद क्या हुआ, स्ट्रिंग वाइब्रेट करी, साउंड प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे कोई चीज़ आएगी, चार्जेस ऐसे कोई चीज़ नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक फोर्स होंगे, राइट, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होंगे। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट? तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इसका मतलब हमें इनकरेक्ट बताना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वॉट इज अ पुली यूज फॉर, आपको तो पता है। हम लोग जब देखते हैं कि भैया देखिए वो कुएं से हम बकेट जो है खींच रहे हैं ना, तो हम क्या बकेट की डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं, नहीं भैया, हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं, पुली उसको डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो टू बैलेंस एन ऑब्जेक्ट नहीं, टू चेंज द डायरेक्शन फोर्स बिल्कुल सही, टू कंप्रेस ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल नहीं, टू कट मटेरियल्स बिल्कुल नहीं। आंसर इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए अगला देखिए, when you push a wall with all your might but it doesn't move is work done। भाई देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो वर्क डन है वो समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन समझेंगे। वर्क डन क्या होता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और आपका ऑब्जेक्ट उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बात समझ में आ गया। तो क्या इसके लिए सिर्फ फोर्स लगाना काफ़ी नहीं, उसका मूव करना भी तो जरूरी है इन द फोर्स ऑफ डायरेक्शन में। तो भैया देखिए, अगर है ना हम लोग क्या करें, इस बोर्ड पे हम जोर से इस पे फोर्स लगा रहे हैं, राइट, तो क्या ये बोर्ड मूव कर रहा है, ये बोर्ड मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब फोर्स तो लग रहा है पर उसका मूवमेंट नहीं हो रहा। तो क्या वर्क डन होगा, नहीं होगा। तो आंसर इज नो। ठीक है, नो, बिकॉज द वॉल इज नॉट मूविंग। इजी है, चलो बहुत बेहतरीन, गुड। फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फिगर गिवन बिलो। ओके, ये तो स्केल है, हम लोग स्केल से मेजरमेंट करते हैं ना, वो ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, चलो बहुत बढ़िया। हमने कहा कि भैया ऑब्जेक्ट जो स्केल में दिखा रहा है वो टोटल 5 दिखा रहा है हमें, 5 यूनिट्स। ठीक है, चलो बेहतरीन। पर ये 5 यूनिट टोटल नहीं दिखा रहा हमें, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, समहाउ यहाँ पे। तो ये जो चीजें वो 1 और 2 के बीच में है, राइट। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, कंप्लीट 1 है, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ये कितना हो गया, 1.8। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ है वो अकर कर रही है 5 यूनिट्स और 1.8 यूनिट्स के बीच में। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी टोटल 3.2 यूनिट्स। क्लियर हुआ आप लोगों को, पक्का समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 3.2 यूनिट्स। चलिए बेहतरीन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ओके देखिए भाई, आपको ऐसा यूनिट पता करनी। फोर्स तो आप जानते हैं क्या होता है, हमें पता है फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कह देते हैं, 1 न्यूटन। ओके देखिए 1 न्यूटन कहाँ पे दिख रहा है आपको, जूल वॉट पर, अरे ये दिख गया आपको न्यूटन। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आप लोगों के, बहुत बढ़िया, गुड। अब लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे कोच का,
पेपर का जो है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, फिल इन द ब्लैंक इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन और इट्स पोजीशन। चलिए, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या उसकी पोजीशन है और ये चेंज राइट, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके पास एनर्जी होगी उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर उसके मोशन में होता एनर्जी रिलेटेड विद मोशन तो क्या कहलाती वो, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी रिलेटेड विद पोजीशन तो वो क्या कहलाती, पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों का जो एडिशन होता है, सम होता है राइट, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है आपके पास, मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया आप लोगों को? तो ये कंप्लीट हमने यहाँ पे सीखा और इस तरीके से आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होगा, ए। तो ये आपका टोटल जो है हम लोगों ने डिस्कशन किया इस पेपर के रिगार्डिंग। बाकी के जो चीज़ें हैं, जैसे आपको लगता है कि कोई आंसर आपसे रह गया तो प्लीज़ बैक पे जाइए, वापस देखिए। एंड क्वेश्चंस अच्छे थे एंड आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा यहाँ पे। ऐसे ही काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस जो है हम लोग डेली क्लासरूम्स में डिस्कस करते हैं। एंड ये क्वेश्चंस जो हैं पहले आपको दिए भी जाते हैं सो दैट आपकी थिंकिंग डेवलप हो पाए। जैसे आपने पेपर में क्वेश्चंस किए राइट, उन क्वेश्चंस को करने के बाद जब आप ये सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपने गलती करी। तो यही एक रीज़न है इसको देने का। तो प्लीज़ फोकस कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कोई भी आपको कोई क्वेरी है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ था एडमिन पे एंड पेपर पे भी, तो आप उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं आपसे फ्यूचर में। बाय बाय। हाय एवरीवन, वेलकम टू आयरी आश्रम। मैं हूँ सौम्या और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5 खोज एग्ज़ाम के पेपर में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उसके कौन से करेक्ट आंसर्स हैं। वैसे आप जानते ही हैं खोज इज़ द एंट्रेंस एग्ज़ाम विच वी कंडक्ट एट IIT आश्रम। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग, इसमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, मेरिट के हिसाब से जिन बच्चों का नाम आने वाला लिस्ट में, उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग हमारे पास ऑफर्स भी हैं। ठीक है, वी डू हैव अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बीइंग रन डाउन हियर। ऑलराइट, सो लेट्स डू वन थिंग, एक बार क्विकली केमिस्ट्री के आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है, सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड फोर्थ वाला लिखा है दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर सेम इन ऑल ऑफ देम। हियर द करेक्ट आंसर इज सॉलिड। ठीक है, इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, देखिए प्लीज़ रिमेंबर पार्टिकल्स होते हैं, मैटर किसका बना है, पार्टिकल्स का है राइट। एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कितनी अट्रैक्शन फोर्स है, ये कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, उस बेसिस पे हम अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं। तो सॉलिड्स में क्या आपने नज़र यूजुअली नोटिस करा है, द जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट टेक अनदर पेन कलर हियर। देखिए सॉलिड्स में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा, जब इनके बीच की जो फोर्सेस थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। लिक्विड्स में क्या होता है, थोड़ा सा फोर्सेस कम हो जाती है, ओके, दे आर अ लिटिल वीकर। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज दैट देयर विल बी सम मोर स्पेसेस कंपेरेटिवली इन केस ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, और गैस में तो सबसे ज़्यादा स्पेस होगी, यानी इस केस में तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी वीकेस्ट। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज इन केस ऑफ सॉलिड्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। Okay, let's come to the next question. Which process causes cooling effect? अच्छा देखिए, मेल्टिंग तो कब होता है, जब आप हीट करते हैं एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। अच्छा, बॉइलिंग में भी हीट करना पड़ता है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। इवेपोरेशन में भी टेक्निकली हो तो वेपोराइजेशन ही रहा है, दैट इज द लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस। बट कैसे, क्या हम इसमें कोई एक्सटर्नल हीट दे रहे? नहीं, ये अपने आप हो रहा है और लिटरली कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है। सो व्हाट द पार्टिकल्स डू इन केस ऑफ इवेपोरेशन, देखिए लिक्विड का जो सरफेस रहेगा, ठीक है, लेट्स से दिस इज द सरफेस विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं ये आजू बाजू के सारे पार्टिकल्स से एनर्जी खींचेंगे। Yes, they are going to take up the energy from all their surrounding particles और खुद की एनर्जी बढ़ा के they will easily convert to gas. But what will happen with the surrounding particles which have lost their energy? वो ठंडे हो जाएंगे and hence
दिस इज हाउ वी से दैट evaporation causes cooling effect. अच्छा, सब्लिमेशन ये भी हीट करने से हो रहा था, राइट? द सॉलिड वॉज कन्वर्टिंग टू गैस डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज ऑन हीटिंग. सो द ओनली ऑप्शन वेयर वी सॉ कूलिंग इफेक्ट वॉज इन केस ऑफ इवेपोरेशन. अच्छा, यही रीज़न है कि मटके का जो पानी होता है वो ठंडा होता है, राइट? क्योंकि वो पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है पोर्स तक, वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है और अंदर का पानी ठंडा हो जाता है. ऑलराइट, वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ टी लीव्स. अब देखिए, दिस इज सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड, करेक्ट? टी लीव्स को टी में से सेपरेट करना है, जो बनी हुई चाय है. अब क्या हम इसमें सेडिमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं? नो. टी लीव्स का डेंसिटी आपने देखा होगा मिल्क एंड वाटर से कम होता है, सो दे एक्चुअली फ्लोट. सेडिमेंटेशन काम नहीं करेगा. ओके, डिकैंटेशन. अब जब सेडिमेंटेशन ही काम नहीं कर रहा तो हाउ विल यू टेक ऑफ द डिकैंटेड वाटर? वो भी पॉसिबल नहीं है. इवेपोरेशन, नो 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 नो, उसमें तो फिर चाय चली जाएगी, राइट? अच्छा, द ओनली करेक्ट आंसर हियर इज फिल्ट्रेशन. यहाँ क्या होगा? फिल्टर. आपने देखा हम छन्नी यूज़ करते हैं, सीव यूज़ करते हैं, राइट? सो व्हेन वी पोर द मिल्क एंड द टी लीव्स जो उसमें हैं, ठीक है, तो क्या होगा? जो टी लीव्स होंगे वो इस सीव में, छन्नी में रह जाएंगे, एंड द प्रिपेयर्ड टी जो हम पीने वाले हैं वो नीचे एज अ फिल्ट्रेट आ जाएगी. सो फिल्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम द टी विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड. ओके, moving to the next one now. Question number 14. Yes, what can be added to milk for making paneer? अब बेसिकली हम क्या करते हैं? We are curdling, ठीक है, curdling of milk. आप एक एसिड डालेंगे और वो एसिड क्या करेगा? मिल्क के प्रोटीन को डीनेचर करके उसमें से पनीर बना देगा. वैसे आपको छेना पसंद है? रसगुल्ला, सौदेश, यस, ये भी इसी तरीके से बनते हैं, राइट? तो देखिए, सॉल्ट तो नहीं काम करने वाला, वाटर भी नहीं होने वाला, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? अच्छा, कॉफ़ी पाउडर. वैसे कॉफ़ी थोड़ी एसिडिक होती है, बट नो, कॉफ़ी पाउडर इज़ नॉट एज पोटेंट as lemon juice actually for the curdling of milk. Okay, तो lemon juice मतलब नींबू का रस जो है, that is going to be used for making paneer out of milk. Alright, the fifth one, which of the following can be separated through magnetic separation? अब magnetic separation में ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसको लिटरली मैग्नेट खींच पाए, है ना, मैग्नेट पुल कर पाए. तो आयरन, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये वाली जो वस्तुएं होती हैं, राइट, दीज मटेरियल्स कैन एक्चुअली बी सेपरेटेड थ्रू मैग्नेट्स. ओके, सॉल्ट, मैंने आपको जितने प्रोडक्ट्स बताए, जितने मटेरियल्स बनाए, उनमें से तो ये बिल्कुल भी नहीं है. सैंड, ना, फ्लावर मतलब आटा, ये भी नहीं. द ओनली करेक्ट आंसर इज आयरन, नहीं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ आयरन विच इज मैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन वाटर विच डज नॉट सीप इन द सॉइल. देखिए, पानी जो होता है वो सॉइल के पार्टिकल्स में से बीच बीच में नीचे उतर जाता है, बट नाउ इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग, इट इज़ नॉट सीपिंग इनटू द सॉइल एंड इंस्टेड इट इज़ रनिंग ऑफ. ठीक है, आजू बाजू में निकल गया. अब क्या होगा? ये भी खड़ा ही होने वाला है अल्टीमेटली, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑन द सर्फेस. सो द करेक्ट आंसर इज इट इज मेकिंग सरफेस वाटर. ओके, इफ इट वॉज सीपिंग डाउन मतलब वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में से नीचे उतर पा रहा था, तो ग्राउंड वाटर करेक्ट आंसर होता. ठीक है, वो नीचे एक्विफर तक जाता. बट यहाँ हमने क्या कह दिया? इट इज़ रनिंग ऑफ, तो वो सरफेस पे ही रहने वाला है कलेक्टर के, एंड हेंस सरफेस वाटर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर रन ऑफ वाटर. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. अच्छा, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम किसका होता है? गैस का, है ना. तो चलिए, हाइड्रोजन, यस, हाइड्रोजन इज अ गैस एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. वाटर लिक्विड है, मर्क्यूरी भी लिक्विड है, and gold is a solid. So they are wrong. The only gaseous answer which was given to us here was hydrogen. Okay, next question. We observe water droplets on grass early mornings, winters में. आपने देखा वो जो ओस गिरती है, तो बेसिकली क्या हुआ होता है, जो हवा में वाटर वेपर है, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर कम है, वो ठंडा हो रहा है, and it starts converting into liquid. So the gas converting into liquid at lower temperature is condensation.
राइट, सो कंडेंसेशन सही आंसर है। देखिए ट्रांसपिरेशन तो लॉस ऑफ वाटर है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ये तो खाना बनाने का प्रोसेस है, evaporation this is also loss of water from the surface, but again हमें तो क्या देखना था, गैस कन्वर्टिंग टू लिक्विड देखना था ना, so the only correct answer is condensation here. Okay, next question, which material should be used to make spectacle rims? अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्लास, ग्लास तो भाई टूट जाएगा, ये तो ब्रिटल हो सकता है, तो क्या आप इससे रिम बनाएंगे? नहीं, इससे स्पेक्टिकल का एक्चुअल लेंस बन सकता है बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट, बट यू कैन नॉट यूज इट फॉर मेकिंग द फ्रेम। मेटल, यस, देखिए स्पेशलाइज्ड मेटल्स यूज़ होते हैं जो कि करोसिव नहीं होते, उसमें करोशन नहीं होता है, जंग नहीं लगता, ठीक है। लाइट वेट इन जनरल लिए जाते हैं एंड दे आर वेरी स्टर्डी, ओके, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, दे डोंट ब्रेक ईजीली। वुड नहीं, इन जनरल हम नहीं यूज़ करते, वो चिप हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। एंड कॉटन तो भाई वो तो सॉफ्ट मटेरियल है, इट्स अ फाइबर बेसिकली, उसके तो रिम्स नहीं बनते। सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन टू अस द ओनली करेक्ट आंसर इज मेटल, ओके, मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द स्पेक्टिकल रिम्स। ऑलराइट, वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ, डैश एयर इज यूज्ड टू इन्फ्लेट टायर्स। अच्छा, आपने देखा है जब टायर में हवा भरनी होती है तो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हवा को कॉम्प्रेस करते हैं, बस यहाँ पे आंसर आ गया कॉम्प्रेस्ड, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड एयर इज यूज्ड। कंडेंस करते हैं क्या, एयर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं? ना, लिक्विड ना, ये भी नहीं होता। हैवी एयर भरते हैं, नॉट नेसेसरीली, ठीक है, और अगर भर भी रहे तो उसको भी कंप्रेस करके भरा जाएगा, सो द कंप्रेस्ड एयर इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। So these are all the answers which we've discussed for Khoj exam of 5th standard chemistry, ठीक है। आपका जो थर्ड वाला पार्ट था एग्जाम का, उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, these were the answers for the same, and I wish you all the best and I hope you all do really good. Remember, we do have a lot of scholarships to offer to the meritorious students, so we'll meet soon. Bye. A very good morning to all of you. Myself Ambika and I'm a biology faculty. Or today I am here to discuss about the quick solution of खोज पेपर। तो आप सब लोगों ने खोज का पेपर दिया होगा होपफुली, और अच्छा भी गया होगा, तो जल्दी जल्दी से अपने पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए अपने आंसर्स देखने के लिए कि कितने सही किए हैं आपने, एंड आई होप आपने बहुत सारे आंसर्स सही किए ही होंगे। और बच्चों, ये जो खोज का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है जो अचीवर्स हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और दे वांट टू गो, दे वांट टू बी साइंटिस्ट इन फ्यूचर, बिकॉज कुछ हमने ऐसे ही लिखा हुआ है, हंट फॉर यंग साइंटिस्ट, है ना। और अमाउंट बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है दिख रहा है, वर्थ 5 करोड़ रुपीज़, है ना। तो अभी आपको इसमें ये जो अमाउंट है ये उन अचीवर्स के लिए है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप आश्रम से लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सोल्यूशन लेते हैं। पेन कॉपी इतनी देर में आप लोगों ने ले ही लिया होगा, सो वील स्टार्ट विद दैट। चलिए देखते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ कैन वी कंट्रोल मॉस्किटो ब्रीडिंग। कैसे मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करेंगे आप? मॉस्किटो ब्रीडिंग भाई कैसे करते हैं, देखिए, बाय यूजिंग दी परफ्यूम। क्या हम परफ्यूम लगाते हैं मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए? आज मच्छर ने बहुत काटा है तो हमने परफ्यूम लगाना है? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, तो ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद क्या होगा, थ्रोइंग गार्बेज, है ना। तो कचरा जब हम ज़्यादा फेंकते हैं, गार्बेज ज़्यादा फेंकते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि आपका जो मॉस्किटोज़ हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका स्प्रेइंग एयर फ्रेशनर। क्या इस एयर फ्रेशनर करने से मॉस्किटोज़ कंट्रोल होते हैं? नहीं, वो भी ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो क्या होगा, बाय कवरिंग वाटर कंटेनर। क्यों? क्योंकि बेटा जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो वाटर में ही ब्रीड करते हैं, मतलब वो एग लेइंग करेंगे तो कहाँ करेंगे, वो वाटर में एग लेइंग करेंगे। अब जब वो वाटर में एग लेइंग करेंगे और हमने वाटर कंटेनर्स को ढक दिया तो वो एग लेइंग नहीं कर पाएंगे, और जब वो एग लेइंग नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जो पानी में होती हैं वो नहीं होंगी, और जब नहीं होंगी तो क्या होगा,
वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, जिससे कि मॉस्किटो क्या होगा, कंट्रोल होगा, है ना। एलिमिनेशन मेथड में भी हम कर सकते हैं बेटा इसको। कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड में? जैसे क्या, अगर सपोज आपको आंसर नहीं आता तो आपने कैसे निकालना है इसका आंसर? आप निकालेंगे बाय यूजिंग द परफ्यूम। क्या हम परफ्यूम को यूज़ करके मॉस्किटो को कंट्रोल करते हैं? क्या आज मच्छर बहुत काट रहे हैं तो परफ्यूम लगा लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर हम क्या कचरा फेंक के यूज़ करेंगे? नहीं भाई, कचरा फेंकेंगे तो बहुत सारे बढ़ जाएंगे। मम्मी हमेशा बोलती है सफाई करके रखना है ना, कचरा करेंगे तो मॉस्किटो बढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर जैसे स्प्रेइंग एयर फ्रेशनर, रूम को फ्रेश रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एयर फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, तो उससे भी मॉस्किटो कंट्रोल तो बेटा नहीं होगा। तो जब आपके इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बचता है यहाँ पे, ऑप्शन सी, बाय कवरिंग वाटर कंटेनर्स, ठीक है। तो वाटर कंटेनर्स को कवर करके हम क्या कर सकते हैं? मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज डेप्थ टू फार्मर्स? क्या 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 होगा यहाँ पर, है ना। आपने फार्मर टेल्स स्टोरी एक करके आप लोगों का चैप्टर है और आप वो पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ा होगा ना कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फार्मर को, या किस किस चीज़ से लॉस हो सकता है। तो अगर देख लेते हैं बेटा, है ना। जैसे अगर अच्छी बारिश हो रही है ना, यहाँ पर भी बेटा हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं अगर आंसर नहीं आता तो। कैसे? अच्छी बारिश हो रही है, अच्छी बात है बारिश होना तो, है ना, ठीक है। हाई प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो किसी को भी बुरा नहीं लगता, है ना। जैसे आपको 1 चॉकलेट मिलने वाली है, 2 चॉकलेट मिल गई, तो अगर फार्मर्स को भी प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट तो अच्छी बात है, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? फ्री सीड्स, बहुत ही अच्छी बात है फार्मर्स के लिए। दोज हु आर नॉट एबल टू बाय द गुड सीड, तो अगर उनको अच्छे सीड्स फ्री में मिल रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट की बात है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? लेस क्रॉप प्राइस। अगर प्राइस जो क्रॉप है उसका प्राइस अगर कम होता है तो वहाँ पे फार्मर को लॉस होगा, परेशानी आएगी। क्यों होगा बेटा? क्योंकि फार्मर जो है वो पूरे थ्रू आउट द 6 मंथ क्या करते हैं? वेट करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं, और फिर भी किसी वजह से उनको प्रॉपर क्रॉप प्राइस नहीं मिल रहा होता है, तो उससे उनका क्या होता है? उनको लॉस होता है। तो यहाँ पर भी आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल सकते हैं। सो आंसर इज बी। कौन सा आंसर है बेटा इसका? बी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीपल हु लीव्स नियर फॉरेस्ट आर ऑफन कॉल्ड। क्या बोलेंगे उनको हम, है ना, क्या बोलेंगे? जो कहाँ पर रह रहे हैं बेटा? फॉरेस्ट के पास रह रहे हैं, या तो फॉरेस्ट के जो आउटर एरिया होता है फॉरेस्ट का, है ना, वहाँ पर रह रहे हैं, या फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं, या फॉरेस्ट में बीच में कहीं रह रहे हैं। तो अब इंजीनियर्स तो नहीं होंगे, क्योंकि इंजीनियर्स तो फॉरेस्ट में नहीं रहेंगे, है ना। फिर आपके फार्मर्स भी नहीं होंगे, है ना। क्यों नहीं होंगे फार्मर्स? क्योंकि फार्मर क्या होता है? फार्मिंग करते हैं, फार्म में रहते हैं, फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं। शॉपकीपर्स भी नहीं रहेंगे, शॉपकीपर्स की तो हमको ज़रूरत होती है, हम रोज़ सामान खरीदने जाते हैं, तो वी नीड शॉपकीपर्स, है ना, अलग अलग सामान खरीदने के लिए। तो यहाँ पर आंसर होगा बेटा आपका आदिवासी। जो ट्राइब्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं बेटा? बहुत सारे जो आदिवासी हैं वो अभी भी आज के समय में भी कहाँ रहते हैं? फार्म, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में अंदर वो रहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली उनको हम क्या बोलते हैं? आदिवासी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनी बीज लिव्स इन। ये तो सरल सा है ना, पहले दूसरे क्लास में भी पढ़ाया जाता है कौन कौन से एनिमल्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं, और उनके हाउसेस के नेम आपको ना फर्स्ट में याद कराए गए होंगे, तो ये तो आपको आना चाहिए ना, सीधा सीधा सा ना। कहाँ होगा? ऑप्शन सी, बी हाइव। कहाँ पर रहते हैं बेटा? बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता जिसे बोलता है ना। कैसा होता है बेटा? हेक्सागन होता है। कैसा होता है? हेक्सागन, कुछ इस तरीके का होता है। आपने कभी देखा है या नहीं देखा है, डोंट नो, बट आप कभी देखेंगे तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हनी बी जो है वो क्या करती है? हनी का प्रोडक्शन करती हैं, नेक्टर लेकर आती हैं, है ना। तो वो जो हाइव होता है वो उसके अंदर में करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बी हाइव बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज़ यूज टू प्लो द फील्ड इन ट्रेडिशनल फार्मिंग, है ना। क्या क्या यूज़ करते हैं हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में बेटा? आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मतलब
जो मशीनरी से कम होती है। पहले समय में लोग ज़्यादा करते थे, जब फार्मिंग शुरू हुई थी, थोड़ी इम्प्रूव हुई है ना, तो क्या होगा, हार्वेस्टर तो कुछ ऐसा बड़ा बड़ा सा नाम लग रहा है ना, नया नया सा, ये तो नहीं है बेटा, ठीक है, एक्स से तो हो नहीं पाएगी। ट्रैक्टर भी मशीनरीज में आ जाएगा, इससे भी नहीं होगी। तो क्या करते थे बेटा, प्लो एंड बुलॉक, है ना, ध्यान है कैसे, वो आपने पिक्चर देखा होगा कहीं ना कहीं आपके बुक में अभी या उससे पहले कभी, जब आप छोटे क्लासेस में थे, जब पिक्चर के थ्रू आप लोगों को समझाया जाता था कि क्या करना है, कि वो दो बुलो होते हैं, उनके ऊपर ऐसे एक रॉड रहती है, वुडन रॉड रहती है, और उसके बीच में जो है प्लो को वो क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो पहले जो यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल, इट इज़ अ बी। क्या है आंसर इसका बेटा, बी आंसर है, ठीक है। कितने सही हुए अभी तक, 6 हो गए, 60%। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेंस हेल्प इन नोइंग द टेस्ट ऑफ फूड। किससे आपको टेस्ट का पता पड़ेगा, है ना, कैसे पता पड़ता है, कौन सा सेंस है, टच, नहीं, टच से तो नहीं पता पड़ता है ना, मम्मी की पिटाई लगती है तब टच होता है, हाँ, तो पता पड़ता है क्या कि हमको कुछ खुशबू आ रही है, नहीं नहीं, या तो प्यार करेगी मम्मा या तो पिटाई लगाएगी, तो टच होगा, तो टच से पता पड़ रहा है कुछ टेस्ट वेस्ट आ रहा है, कुछ टेस्ट नहीं आता। सुनना तो बिल्कुल ही अलग हो गया, सुन तो सकते ही नहीं, सुनने से तो कैसे ही पता पड़ने वाला है ना। फिर देखना, देखने से तो केवल क्या होता है, देखने से तो खाने का मन होता है ना, देखने से क्या होता है, खाने का मन होता है, ठीक है। तो किससे पता पड़ेगा हमको बेटा, हमको स्मेल से पता पड़ेगा। किससे पता पड़ेगा, स्मेल से। तो राइट आंसर इज बी। किससे पता पड़ने वाला है, स्मेल से। खुशबू आती है ना, जब खुशबू खाने की, कुछ भी चीज़ खाने की, तो आप बोलते हो ना ये सी खुशबू आ रही है, खाने का हमारा मन हो रहा है, ठीक है, सो इट हेल्प्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी ऐसी बर्ड है जो बहुत दूर से भी देख सकती है, हाँ, ज़्यादा, मोर देन अ बर्ड विच कैन सी थिंग्स 4 times मोर देन ह्यूमन, 4 गुना ज़्यादा, 4 times मोर। कौन सी बर्ड देख सकती है, अब देखो, ये तो स्पैरो, छोटी सी चिड़िया है ना, देखी होगी आप लोगों ने, स्पैरो, हाउस स्पैरो जिसे बोलते हैं। क्रो, ये भी नहीं आंसर है। आउल, ये भी नहीं आंसर है। ईगल, ईगल जो है, ईगल बर्ड जो है वो क्या करती है, दूर से भी, बहुत दूर से भी देख सकती है ना, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन होता है ईगल का, वो बहुत दूर से देखकर और अपने शिकार को आराम से ले सकती है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ा होगा आपने, पढ़ के समझ आया होगा या नहीं आया होगा, है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, देख लेते हैं। असर्शन रीजन क्या है, सीड्स नीड एयर, वाटर एंड वार्मथ टू ग्रो, है ना, चाहिए ये सब सीड को, चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या चाहिए उस सीड को, क्या चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और वार्मथ भी चाहिए टू ग्रो। रीज़न क्या दिया, मतलब असर्शन तो ठीक है, हाँ भाई चाहिए चाहिए, पर इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वाटर हेल्प्स टू सीड टू बिकम ड्राई एंड स्लीप। ड्राई होगा बेटा, नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा, स्लीप भी नहीं करेगा, डॉर्मेंसी बोलते हैं हम एक टर्म, आप छोटे हैं आपको शायद नहीं समझ में आएगा वो अभी, ठीक है, लेकिन क्या बोलेंगे हम, ड्राई, ड्राई कर रहा है क्या, नहीं, ड्राई तो नहीं कर रहा है। अगर आपने, मम्मी स्प्राउट्स खिलाती है, अगर स्प्राउट्स आपने देखे रखे हैं सोक करके, तो सुबह कैसे होते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, क्या ड्राई होते हैं, ड्राई तो नहीं होते, वो तो और गीले गीले से हो जाते हैं। तो सीड को जब जर्मिनेट होना है तो वो ड्राई तो नहीं होगा, मतलब आपका जो असर्शन है इट इज़ राइट, और आपका जो रीज़न दे रहे हैं ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो कहीं से कहीं तक आपके जो असर्शन है उसके साथ में सूट ही नहीं कर रहा है। तो क्या होगा आपका आंसर क्या होगा, क्या क्या है, पहला वाला तो नहीं होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू नहीं होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, ए ट्रू एंड आर फॉल्स, तो आपका आंसर होगा बेटा इसमें सी, ए सही है मतलब आपका, और आर क्या है, गलत है, क्योंकि हमारा जो सीड है वो ड्राई नहीं हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन देखने हैं, ठीक है, मतलब पढ़ने पड़ेंगे चारों अच्छे से, है ना, ऐसा नहीं है कि एक देखकर हमने आंसर निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चंस में हमको बेटा बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर पाएँ, उसको देख पाएँ कि हमारे आंसर में जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है।
डॉग्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। हाँ, ये बात तो सही है ना, सही है कि नहीं? डॉग्स अच्छे से स्मेल कर पाते हैं, तभी तो जो आर्मी है या फोर्सेस हैं वहाँ पर क्या स्निफर डॉग्स यूज़ करते हैं, नहीं करते? सूंघते हुए जाते हैं वो, है ना? तो ये तो सही हो गया आपका, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, पॉइंट 2, स्नैक्स यूज देयर टंग टू स्मेल। सही है गलत है? बताइए। सही है बेटा, ये है ना, ये सही है। एंड देन ईगल्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम फार डिस्टेंस। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हाँ वो बहुत ज़्यादा दूर से भी देख सकता है। तो ये तीनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा? ए में है 1 and 2, बी में है 2 and 3, सी में है A and 3, और हमारे तो सारे सही हैं। तो हमारा ऑप्शन ठीक होगा क्या? डी, ऑल। डन। नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। चलिए, मैच द टेस्ट विद इट्स लोकेशन ऑन द टंग। भाई जुबान पे कौन कौन सी चीज़ का स्वाद कहाँ कहाँ पर आता है ना, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? एक टंग बना लें छोटी सी, चलो टंग बना ली, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये टंग तो हमारी बन गई, दिखाई दे रही है अच्छे से? हाँ, दी तो रही होगी। यहाँ बना देती हूँ। चलो एक काम करते हैं, इधर बनाते हैं। चलिए इधर बनाते हैं। ठीक है बेटा, देखिए, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये होता है मीठे के लिए, स्वीट। किसके लिए होता है? स्वीट के लिए होता है। और ये है आपका स्वीट, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन होता है आपका किसके लिए? सॉल्ट के लिए। किसके लिए होता है? सॉल्ट एंड स्वीट, हल्का सा टच रहता है। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये होता है बेटा आपका किसके लिए? सॉर के लिए, खट्टा, है ना। और ये वाला जो पोर्शन होता है बेटा, ये होता है आपका कड़वे के लिए। दवाइयाँ सबसे ज़्यादा यहीं कड़वी लगती हैं, तो बच्चे क्या कर देते हैं? वोमिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वोमिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए आगे क्या है? स्वीट है, साइड में सॉल्टी और स्वीट जाएगा, यहाँ पर खट्टा जाएगा। जब भी हम कुछ खट्टी चीज़ खाते हैं ना, एकदम यहाँ पर लगते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं ना। एंड लास्ट, जब भी आप मेडिसिन खाते हैं तो सबसे ज़्यादा कड़वा पीछे लगता है और आप वोमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये लोकेशन हो गई हमारी। अब इस लोकेशन से हम हमारे आंसर देख लेते हैं, ठीक है। स्वीट कहाँ पर आ रहा है बेटा? यहाँ आ रहा है, टिप पर आ रहा है, टिप पर, आपकी ज़ुबान के आगे सबसे टिप पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हुआ हमारा? हम यहाँ बनाते चलते हैं, बी। फिर दूसरे का हमारा आंसर क्या होगा? क्या है? सॉल्टी, मतलब टिप एंड साइड, ठीक है। ये साइड, ठीक है, टिप के साथ में हल्का सा साइड पर, तो ये हमारे को सॉल्टी हो गया। तो क्या हो गया हमारा? सी। फिर हमारा ये थर्ड वन, एकदम खट्टा खट्टा ऑरेंज खाना, खट्टा वाला, साइड्स में, ऊपर साइड में, ठीक है। तो 3 का हो गया हमारा, थर्ड का हो गया ऑप्शन ए। बचा एक, ऑप्शन 4, कड़वा वाला, बिटर। कहाँ पर है बेटा? बैक में है। कहाँ है? बैक में है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? ए का बी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का डी। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इसका सही ऑप्शन है। कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं तो आपने क्या करना है? या तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ अ स्मॉल स्ट्रक्चर। तो आप जब उस पर लिख देंगे तो इट विल बी ईजी टू यू टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब आप चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस बायोलॉजी में सही हैं, आपने कितना स्कोर किया है। होपफुली आप लोगों ने अच्छे से स्कोर किया होगा। और बाकी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मेंटल एबिलिटी है, मैथमेटिक्स है, उसको भी चेक करिए और आप खुद एक बार देखिए कि आपने कितना अचीव किया है और आपको कितना स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबिलिटी में आते हैं, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।